मैं नीतीश कुमार एजुकेशनल ट्रिप पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वह हमारे भारत के प्राचीन इतिहास का मुख्य स्रोत है। हम लोग अगर बात करें अपनी वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत है वह आर्यों से मानी जाती है, और जो आपके आर्य हैं वह ईरान से आए हुए माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके आर्य हैं वह आए हुए हैं, यानी कि वह भारत के मूल निवासी नहीं है। लेकिन जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी हैं वह द्रविड़ लोगों की सभ्यता है, और जो द्रविड़ है वह भारत के मूल निवासी कहे जाते हैं। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है यह हमारे भारत की सबसे ज्यादा प्राचीन सभ्यता है, यानी कि इसे वैदिक सभ्यता से भी पहले की सभ्यता के रूप में कई सारे लोगों ने इसे स्वीकार किया है। अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो वास्तविक समय है इसका निर्धारण आज भी सही प्रकार से संभव नहीं हो सका। अलग अलग जितने भी आपके इतिहासकार हैं उन सभी लोग अपने अलग अलग समय के अनुसार इसका समय बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय अलग लग रहा था। जैसे दयाराम साहनी अपना समय अलग बताते हैं, धर्मपाल अग्रवाल इसका अलग समय बताते हैं, मार्टिकल विलियर जो है वो इसका अलग समय बताते हैं। तो अलग अलग इतिहासकार इसका समय अलग अलग बताते हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा सही समय कहा जाए तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन टेक्नोलॉजी जो आई है उसके अनुसार जो सभी लोगों ने इसको सर्वमान्य माना है वह 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व का समय जो है वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है। तो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि जो है वह आपके 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व माना गया है। सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया था। कई सारे लोग इनको सिर्फ और सिर्फ दयाराम साहनी के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वह आपका राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया था, और इसी के बाद से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विभिन्न प्रकार के साक्ष्य जुटाए जाने प्रारंभ हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम आर्यंस की बात करें तो जो आपके आर्य हैं उनकी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, यानी कि जो हमारे वेद हैं या फिर जो हमारी वैदिक सभ्यता है उस वैदिक सभ्यता से भी पहले हमारे भारत में द्रविड़ लोगों ने नगरीय सभ्यता स्थापित कर दिया था, जिस नगरीय सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मार्शल ने इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा किसने? तो मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा। ठीक है, तो मार्शल ने इस सभ्यता को क्या कहा था? सिंधु घाटी सभ्यता कहा था, यानी कि जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के जनक जो है वो द्रविड़ है, यानी कि अभी मैंने बताया कि हमारे भारत के मूल निवासी कौन है, तो वह आपके द्रविड़ माने जाते हैं। और यह जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के जनक जो है वो आपकी कौन माने जाते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के जो जनक है वह आपके द्रविड़ माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो है वो हड़प्पा खोजा गया था, जो कि रावी नदी के किनारे पर है। तो इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा है? तो इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो है वो हड़प्पा है, जो कि रावी नदी के किनारे है। और इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अधिकांश भाग प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो आपका मोहनजोदड़ो है। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो धौलावीरा है, जो प्रेजेंट टाइम में गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा है, जो प्रेजेंट टाइम में कहां पर है? तो वह गुजरात में स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र का निर्धारण SR राव ने किया था। और यह भी प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्धारण किसने किया, क्षेत्र का निर्धारण किसने किया? तो
सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र का निर्धारण किसने किया था? तो एस.आर. राव ने सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र का निर्धारण किया। यह जो आपकी सभ्यता है वो पूर्व से लेकर के पश्चिम और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता मानी जाती है। अब बात करें अगर हम इस सभ्यता की, तो यह सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिस सभ्यता के बारे में हम लोग ये कहें कि पहले के समय में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी वह सभी की सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुआ करती थी। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी वह हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, धौलावीरा की सभ्यता, ये सभी की सभी सभ्यताएं जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही अंतर्गत आती हैं। तो जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो कहां पर विकसित हुई थी? तो वह आपके रावी नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। इसी प्रकार से अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र का निर्धारण करें तो एस.आर. राव ने इसके क्षेत्र का निर्धारण किया कि पूर्व में यह आलमगीरपुर जो प्रेजेंट टाइम में जिला मेरठपुर उत्तर प्रदेश में है, यह हिंडन नदी के किनारे पर था। ठीक है। इसके पश्चात पश्चिम में अगर हम चले तो पश्चिम में यह सुतकांगी डोर में है, जो कि प्रेजेंट टाइम में बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। यह दास्क नदी के किनारे पर है। उत्तर में अगर हम चलें तो अखनूर के निकट में मांडा अलग अलग जगहों पर दे सकता है इसको। तो मांडा जो कि प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर में है, यह चिनाब नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता थी। दक्षिण में यह गोदावरी नदी के किनारे पर विकसित हुई सभ्यता थी, जिसे दाइमाबाद के नाम से जाना जाता है। इसका प्रेजेंट टाइम का जो जिला है वह अहमदनगर है, महाराष्ट्र में। यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से लेकर के पाकिस्तान तक फैली हुई यह एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता को त्रिभुजाकार सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है उसे त्रिभुजाकार सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अलग अलग इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता का समय अलग अलग बताया है। तो जो आपके मार्टिकल फिगर हैं, इनके अनुसार इस सभ्यता का जो समय है वो 2500 BC से लेकर के 1500 BC तक माना गया। लेकिन धर्मपाल अग्रवाल पहले ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय का निर्धारण कार्बन डेटिंग से किया था। और कार्बन डेटिंग से इस समय का निर्धारण करने के बाद उन्होंने पाया कि इस सभ्यता का समय लगभग 2300 BC से लेकर के 1750 BC के करीब में होना चाहिए। फिर बाद में जब कार्बन डेटिंग की शुद्ध जांच की गई तो सर्वकालीन यानी कि सर्वमान्य रूप से इसको 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व के मध्य का बताया गया। अगर हम कहें कि अलग अलग जितने भी क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार के साक्ष्य मिले, जिसमें से अगर हम कहें तो श्रमिक बस्ती, तांबे के उपकरण बनाने के कारखाने, प्रसाधन बॉक्स, 37 प्रकार के समाधि स्थल, यक्ष की मूर्ति, ये सभी के सभी जो है वो आपके हड़प्पा से प्राप्त हुई है। तो यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था श्रमिक बस्ती, तांबे के उपकरण बनाने के कारखाने, प्रसाधन बॉक्स, 37 प्रकार के समाधि स्थल, यक्ष की मूर्ति जो है वो आपके हड़प्पा से सभ्यता से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता से प्राप्त हुआ था बृहद स्नानागार, अन्नागार, कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप, 55 प्रकार के सिक्के या मूर्ति और मुद्रा, नर्तकी की मूर्ति और स्वास्तिक के चिन्ह जो है वह आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो बृहद स्नानागार, अन्नागार, कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप, 55 प्रकार के सिक्के या मुद्रा, नर्तकी की मूर्ति और स्वास्तिक के चिन्ह जो है वो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब इनके मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने का जो साक्ष्य है वह कुछ इस प्रकार से पाया जाता है कि अब जो आपका स्वास्तिक के चिन्ह जो है मोहनजोदड़ो से जब प्राप्त हुए तो स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त होने का मतलब ये है कि उस समय के जो लोग थे वह सूर्य की भी उपासना करते थे, क्योंकि जो आपके स्वास्तिक का चिन्ह है उस स्वास्तिक के चिन्ह का संबंध जो है वो सूर्य से संबंधित है और पशुपति का संबंध जो है वो आपके स्वयं भगवान शिव से है। यानी कि उस समय के जो प्रधान देवता थे वह सूर्य एवं शिव को माना जा सकता है, लेकिन इसका अभी भी पूर्ण प्रमाण नहीं कहा जा सकता। ठीक है। तो स्वास्तिक के चिन्ह जो है वो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए बृहद स्नानागार, अन्नागार, कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप,
इसके पश्चात पशुपत प्रकार के सिक्के या मुद्रा, नर्तकी की मूर्ति, और वो जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी वो कांसे की मूर्ति थी। ठीक है, तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति, क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, वो तांबा से ज्यादातर प्रयोग करते थे, तांबे का उपयोग करते थे, कांसा का उपयोग करते थे। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति, स्वास्तिक के चिन्ह जो है वो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंट, जोता हुआ हल कालीबंगा से प्राप्त हुए। चावल, डाक मार्क का मतलब गोदी भी होता है। ठीक है, तो चावल, डाक मार्क यानी कि गोदी, फारस की मुद्रा के साक्ष्य जो है वो लोथल से मिले हैं। और आपको मैं बता दूं कि उस समय जो आपका लोथल था वह एक बंदरगाह भी था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में लोथल जो है वो एक प्रकार का बंदरगाह भी था। तो चावल, डाक मार्क यानी कि गोदी, फारस की मुद्रा के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो वह लोथल से प्राप्त हुए हैं। धान की भूसी जो है वो रंगपुर से मिली है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि धान की भूसी कहां से मिली है, तो वह कहां से मिली है, रंगपुर से मिली है। पक्की मिट्टी की बनी नालियां, लिपस्टिक के साक्ष्य जो है वो चरमुद्रों से मिले हैं। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से मिले, तो लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं चरमुद्रों से। ठीक है, उत्तम किस्म के जौ, हल की आकृति के खिलौने जो है वो बनावली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उत्तम किस्म के जौ, या फिर ये भी पूछा जाता है कि जौ कहां से प्रमाणित हुआ या फिर कहां से मिला है, तो उत्तम किस्म के जौ, हल की आकृति के खिलौने जो है वो आपके बनावली से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अस्थिपंजर, आपको यह बात बता दूं मैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो जब वो घोड़े से परिचित नहीं थे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक आवारा पशु के रूप में जो आपके सैंधव सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोटड़ा, कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुए थे। ठीक है, इसको हम लोग सैंधवकालीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो सैंधवकालीन, ये भी कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है कि सैंधवकालीन घोड़ों के अस्थिपंजर कहां से प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त हुए हैं सुरकोटड़ा से, कालीबंगन से और लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी जो थी वो हड़प्पा थी, दूसरी राजधानी जो है वो मोहनजोदड़ो थी, और तीसरी राजधानी जो है वो आपकी कालीबंगा है। ठीक है, कई जगह पर इसको कालीबंगन लिखा हुआ है और कई जगह पर इसको कालीबंगा लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहां पर जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग टिक करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी इसका क्या है, कालीबंगन है। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो है वो मातृसत्तात्मक था। इस काल में सबसे प्रमुख जो पशु था वह कुबड़ वाला बैल था, या फिर उसको कई जगहों पर कुबड़ वाला सांड कहते हैं। ठीक है, तो इस काल का सबसे प्रमुख पशु जो था वो कुबड़ वाला सांड या फिर कुबड़ वाला बैल था, और प्रमुख पक्षी जो है वो फाख्ता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के प्रथम उत्पादनकर्ता थे, इसलिए इन्हें सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है आईएएस के एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सिंड्रोम क्यों कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास का उत्पादन करते थे, और यानी कि कपास का उत्पादन करने वाले प्रथम लोग यही हैं, इसलिए इनको सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस काल की सबसे प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख फसल जो है वो आपके गेहूं और जौ है। इस काल में लोग लोहे एवं घोड़े के विषय में नहीं जानते थे। मैंने आपको बताया पहले भी कि इस काल के लोग जो है वो लोहे और घोड़े के विषय में नहीं जानते थे। इस काल की सबसे प्रमुख मुद्रा सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई एक वर्गाकार मुद्रा थी। सेलखड़ी पत्थर एक विशेष प्रकार का पत्थर हुआ करता था, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, और वह जो मुद्रा थी वह उस समय की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मुद्रा या फिर सबसे ज्यादा प्रमुख मुद्रा मानी गई थी। ठीक है, तो इस काल की सबसे प्रमुख मुद्रा जो है वो सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई वर्गाकार मुद्रा थी। इस सभ्यता की लिपि, हम लोग जानते हैं कि जो आपकी बोली होती है, भाषा होती है और लिपि होती है, यह तीन अलग अलग चीजें हैं। तो उस समय की जो आपकी सभ्यता थी, उस सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि चित्र के द्वारा अपने भाव को स्पष्ट करना। ठीक है, तो इस सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक लिपि थी, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है,
अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि जो आपकी इस सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है, वो कहाँ से, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, यानी कि इस तरीके से लिखी जाती थी। ठीक है, लेकिन जब कभी भी इस सभ्यता में या फिर इस लिपि में जब कुछ और लाइनें यानी कि 2 या 2 से अधिक लाइनें लिखनी होती थी, तो पहली लाइन जो है वह दाएं से बाएं, फिर अगली लाइन जो है वो बाएं से दाएं, और इसके बाद फिर अगली लाइन जो है वो इस प्रकार से लिखी जाती थी। यानी कि पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, यह लगातार क्रमबद्ध होती हुई चली जाती थी। अगर 2 या 2 से अधिक लाइनें हैं तो, अगर कोई सिंगल लाइन है तो वह हमेशा दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो इस सभ्यता की प्रमुख लिपि जो है वो चित्रात्मक लिपि दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इस अक्षर के 500 अक्षर ज्ञात किए जा चुके हैं। ठीक है, यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अब तक इसके कितने अक्षर ज्ञात हो चुके हैं, तो अब तक इसके लगभग 500 अक्षरों को ज्ञात किया जा चुका है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, और ये जो एक सींग वाला पशु है वह वास्तविकता में एक काल्पनिक है, इसकी कोई भी वास्तविकता नहीं है। ठीक है, तो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनमुद्रों से मिले हैं, यानी कि जो आपकी माला बनाई जाती है उस माला में लगाए जाने वाले जो मनके होते हैं, मनके का मतलब होता है कि जो उसमें पार्टिकल लगाए जाते हैं, तो मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल एवं चनमुद्रों से मिले हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे, यानी कि इनके जो दरवाजे थे वो सामने की ओर न खुल करके वो पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन यह जो आपकी लोथल की एक नगरीय सभ्यता है, जो कि उसके दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी के जितने भी दरवाजे थे वो सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुला करते थे। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अभिलेख में एक शब्द आया है जिसको हम लोग कहते हैं मेलुहा। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता है वह आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की ही समय की समकालिक सभ्यता कही जाती है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका जो संबंध है यानी कि जिसका जो अभिप्राय है वह आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग धरती की को उर्वरा की देवी मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है धरती को क्या मानते थे, तो उसको उर्वरता की देवी के नाम से जानते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मान करके उसकी पूजा करते थे। ठीक है, पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, यानी कि पर्दा प्रथा यानी कि घूंघट निकालने की प्रथा और वैश्यावृत्ति की जो प्रथा है यह सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता में यह एक प्रचलित सभ्यता मानी जाती थी, यानी कि यह एक प्रचलित प्रथा मानी जाती थी। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति की प्रथा है, तो हाँ बिल्कुल, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति की प्रथा पाई जाती थी, यानी कि मानी जाती थी। चलिए कुछ और बातों को जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी उस सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को दफनाने और शवों को जलाने दोनों की प्रथाएं मौजूद थी। जैसे कि अगर हम ये कहें कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है यह एक विस्तृत सभ्यता मानी जाती है। इस विस्तृत सभ्यता के ही अंतर्गत जो अलग अलग किताबें हैं उन अलग अलग किताबों में हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता दोनों की सभ्यताओं को अलग अलग करके बताया गया। लेकिन हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है यह दोनों जो है वह कलेक्टिवली सिंधु घाटी सभ्यता के ही अंतर्गत आती है। तो आप अगर यहाँ देखें तो शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों की प्रथाएं जो थी वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थी, जिसमें हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने की परंपरा थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि किस परंपरा में शवों को दफनाने की परंपरा थी। तो हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने की परंपरा थी, जबकि मोहनजोदड़ो की सभ्यता में जलाने की परंपरा थी। ठीक है, आपको ये बात पहले से भी बता दी गई है कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें जो वैश्यावृत्ति थी और आपकी पर्दा प्रथा थी, यह पर्दा प्रथा हमारे यहाँ विद्यमान पहले से भी थी।
तो अब हम आगे देखते हैं, तो ये जो आपकी लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हुई हैं, ठीक है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर युग्म समाधियां मिली हैं, तो लोथल में और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं, यानी कि पति पत्नी की एक साथ समाधि मिली है। एक समय ऐसा माना जाता था कि यह जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता में ही सती प्रथा की शुरुआत हो गई थी, और उस सती प्रथा की शुरुआत के समय में जो आपके मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोग थे, वहां पर वह शवों को एक साथ जला दिया करते थे, और जो आपके हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह युगल को दफना दिया करते थे। तो उन्हीं में से कुछ साक्ष्य जो हैं वो आपके लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए, यानी कि युग्म समाधियां जो है, यानी कि पति और पत्नी दोनों की युग्म समाधियां कहां से प्राप्त हुई हैं, तो वह लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, और सैंधव सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण जो है, या फिर सबसे प्रभावी कारण जो माना जाता है, वह बाढ़ था। ऐसा माना जाता है कि जब सिंधु नदी में बाढ़ आई, तो उस बाढ़ के कारण उसके साथ में जितनी भी आपकी नदियां थी, उन सभी के सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो गई, जिसमें आपका कई प्रकार की नदियां मानी जाती है, जैसे कि रावी नदी, मागर नदी, सतलज नदी, हिंडन नदी, दास नदी, रंगोई नदी। इन सभी के सभी नदियों में जब पानी का स्तर बढ़ गया, तो वह सारी के सारी सभ्यताएं एक ही साथ समाप्त हुई मानी जाती हैं। लेकिन इसका भी अभी पूर्ण अभिलेख या फिर पूर्ण साक्ष्य पूरी तरीके से नहीं मिला। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, इन दोनों शहरों का जो विनाश है वह बाढ़ के ही द्वारा बताया जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है। यह प्रश्न पूछा गया है कि आग में पकी हुई मिट्टी को सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहा जाता है, तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो आपका विदेशी व्यापार भी प्रसिद्ध था, यानी कि उस समय भी लोग जो थे वो आपके विदेश में व्यापार करने का कार्य करते थे, और उस समय में लोथल और सुरकोतदा ये जो है वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे, यानी कि उस समय भी आपके जलपोतों के द्वारा व्यापार हुआ करता था। और लोथल और सुरकोतदा ये दो ऐसे थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत माने जाने वाले क्या हैं, आपके बंदरगाह हैं, जिनमें से अगर वो कहते थे क्या कि आयातित वस्तु, यानी कि किन किन चीजों को वह मंगाते थे, तो वह था आपका तांबा को मंगाते थे वो खेतड़ी से, बलूचिस्तान से और ओमान से। चांदी को कहां से मंगाते थे, तो अफगानिस्तान से और ईरान से। और यही आपका पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हमारे यहाँ द्रविड़ लोग रहते थे, तो उन द्रविड़ों के द्वारा हमारे यहाँ जब ईरान से व्यापार की व्यवस्था शुरू हुई, तो उसी समय ईरान से हमारे यहाँ आर्य आए, ठीक है। जब उनको पता चला कि हमारे यहाँ एक ऐसा भी देश है जहां पर आबादियां हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके का व्यापार किया जा सकता है, तो वहां से आर्य आकर के हमारे भारत में बसे। और जब वो भारत में आकर के बसे, उस समय वैदिक सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है, और उसी समय से ही हमारे भारत को आर्यावर्त के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चांदी कहां से प्राप्त हुई थी, तो यानी कि आयातित हुई थी, तो चांदी आयातित हुई थी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कहां से आयातित हुआ, तो वह आयातित होता था कर्नाटक से, अफगानिस्तान से और ईरान से। टीन कहां से आयातित होता था, तो टीन आयातित होता था अफगानिस्तान से और ईरान से। अब लोग देख सकते हैं कि ईरान से काफी चीजें यहाँ पर भारत में आती थी, जिसकी वजह से लोग जो थे वो भारत में आने के लिए ज्यादातर आकर्षित हुए और व्यापार करने के लिए आकर्षित हुए। लेकिन आपको यह बात ध्यान देना होगा कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी, जबकि जब आर्य भारत में आए तो आर्य की जो सभ्यता थी, यानी कि जो द्रविड़ सभ्यता थी, वह आपकी नगरीय सभ्यता थी, और जो आपकी आर्य सभ्यता थी वह एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि सबसे पहले जब आर्य भारत में आए तो उन्होंने गांव बसाने का कार्य किया, और गांव बसाने के पश्चात वह व्यापार की जगह पर खेती को ज्यादातर प्रेफरेंस दिए, और वह खेती ज्यादातर करते थे। गोमेद नाम का एक पत्थर होता है, उस पत्थर को मंगाया गया, यानी कि गोमेद को मंगाया जाता था सौराष्ट्र से, क्योंकि भारत जो था वो कई प्रकार के भूखंडों में बटा हुआ था, और उनमें से जो सौराष्ट्र था वो एक प्रकार के देश की श्रेणी में आता था, ठीक है। इसके बाद फिर एक और पत्थर है जिसको हम लोग कहते हैं लाजवर्त, और लाजवर्त को मंगाया गया था मेसोपोटामिया से।
शीशा मंगाया गया था ईरान से। तो ईरान से क्या क्या आया, मैं आपको बार बार ईरान इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि अगली जो हमारी सभ्यता है वह आपकी वैदिक सभ्यता ही मानी जाएगी। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वैदिक सभ्यता के ही बारे में बात करेंगे, आर्यों के बारे में बात करेंगे। और आर्य हमारे भारत में ईरान से आए हुए हैं, ऐसा कई जगह से प्रमाण मिलता है। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम देखें कि जो आपकी सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, किस समय में उसकी खुदाई की गई, कौन उसके उत्खनन करता थे, यह किस नदी के किनारे पर है और इसकी स्थिति कहां पर है। तो सबसे पहले हम देखें तो हड़प्पा जो है वो आपके रावी नदी के किनारे पर है। इसकी खुदाई कराई थी दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। वर्ष था सन 1921 और यह इस समय प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, इसके बाद है आपकी अगली खुदाई कहां पर, मोहनजोदड़ो में। किस नदी के किनारे, तो वह सिंधु नदी के किनारे है। और इसका उत्खनन करता कौन था, तो वह थे आपके राखाल दास बनर्जी। और यह सन था 1922, जो कि प्रेजेंट टाइम में आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है चंद्रमुद्रों की सभ्यता। और चंद्रमुद्रों की सभ्यता जो है वो भी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के ही बगल में विकसित हुई थी, यानी कि सिंधु नदी के ही किनारे विकसित हुई थी। तो इसके उत्खनन करता थे कौन, आपके गोपाल मजूमदार। वर्ष था सन 1921 और प्रेजेंट टाइम में यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद है आपका कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे पर विकसित हुआ और इसी घग्गर नदी को वर्तमान समय में घाघरा के भी नाम से जाना जाता है और इसी को फिर बाद में सरयू कहा गया, फिर यह घाघरा के रूप में परिवर्तित हुआ। तो घग्गर नदी, इसके लिए जो उत्खनन करता थे वो है आपके बीबीलाल और बीके थापर। 1953 में इसकी खुदाई की गई थी। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका कोटडीजी। कोटडीजी भी आपके सिंध नदी के किनारे पर है और इसकी खुदाई कराई थी फजल अहमद ने 1953 में ही। यह प्रेजेंट टाइम में सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है आपका रंगपुर। रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे पर है और इसकी खुदाई कराई थी रंगनाथ राव ने 1953 से 1959 में। यह प्रेजेंट टाइम में गुजरात के काठियावाड़ जिले में पड़ता है। इसके बाद है आपका रोपड़। रोपड़ जो है वो आपके सतलज नदी के किनारे पर है और इसकी खुदाई कराई थी यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 1956 के बीच में। और यह है आपके पंजाब का रोपड़ जिला, जहां पर यह प्रेजेंट टाइम में पड़ता है। इसके बाद अगली खुदाई हुई आपके लोथल में और यह है आपकी भोगवा नदी के किनारे। खुदाई कराई थी आपके रंगनाथ राव ने 1955 से लेकर के 1962 के करीब में। और यह है आपके गुजरात का अहमदाबाद जिला। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि रंगनाथ राव का संबंध कहां पर है, तो रंगनाथ की सबसे ज्यादा खुदाई जो है वह आपके गुजरात में हुई है और यज्ञदत्त शर्मा की सबसे ज्यादा खुदाई जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश में हुई है। ठीक है, इसके बाद आलमगीरपुर, जो कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र है मेरठ में। तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर है। खुदाई कराई थी यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में और वह है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। ठीक है, इसके बाद है आपका सुतकांगेडोर। और सुतकांगेडोर पड़ता है आपके दास्क नदी के किनारे और उसकी खुदाई कराई थी ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने। और यह समय था 1927 से लेकर के 1962 तक का, काफी लंबा समय था। और यह इस समय प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है आपका बनमाली। बनमाली जो है वो रंगोई नदी के किनारे है और इसकी खुदाई कराई थी किसने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने सन 1974 में। और यह है आपके प्रेजेंट टाइम में हरियाणा का हिसार जिला। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और आपके कई जगह पे परीक्षा के एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। अगला है आपका धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो खुदाई कराई थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। यह काफी लंबा क्षेत्र है, इसलिए इसकी नदी का कोई विवरण नहीं मिल पाता। यह खुदाई हुई थी सन 1990 से 91 के करीब में और खुदाई कराई गई थी गुजरात के कच्छ जिले में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो, हमारी यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।
हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोग घर बैठ करके अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। घर पे रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। हम फिर हाजिर होंगे आपके पास एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।